हाँ तो बच्चे लोग आज ना आप लोगों को ना लगभग 12 या 13 प्रश्न बतलाए फिजिक्स केमिस्ट्री का एकदम वीवीआई। ठीक है, वो प्रश्न बढ़िया से कर लीजिए, परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, और जो भी बच्चे चैनल से जुड़े हुए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं और लगातार वीडियो रेगुलर देख रहे हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब लगातार आप लोग, परीक्षा के ज्यादा दिन है ये नहीं, कितना दिन होगा, 17 दिन भाई, 17 दिन 20 दिन है, 20 दिन पूरा इसका हम क्रैश कोर्स टाइप का पूरा तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, इसलिए जुड़े रहे चैनल से। हाँ तो बच्चे लोग आज, ठीक है, आज करा रहे हैं साइंस का प्रश्न, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, सब तीनों से 6-6 प्रश्न करा रहे हैं, एकदम वीवीआई प्रश्न जो परीक्षा में आ सकता है 2025 से बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो 6-6 प्रश्न करा रहे हैं सभी से। ठीक है, हाँ इससे पहले जो ही बच्चे जुड़े हुए हैं चैनल से, अगर बिना सब्सक्राइब देख रहे हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हाँ, पहले शुरू कर रहे हैं किससे, रसायन शास्त्र से, केमिस्ट्री से। ठीक है, पहला प्रश्न इसमें क्या है, पहला प्रश्न कह रहा है, देखो पहला प्रश्न वीवीआई है, यह प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया, तो वियोजन अभिक्रिया का क्या अर्थ होता है। अगर साइंस में प्रश्न तुमको लिखना होगा, आंसर लिखना होगा, अगर साइंस का प्रश्न का उत्तर देना होगा तो नियम से देना होगा। ठीक है, इसका परिभाषा सटीक ही देना होगा, अपना से भी मिला के लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करना कि इसका जो परिभाषा है शुद्ध परिभाषा दे। ठीक है, तो इसका वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया क्या अर्थ होता है कि जब एक बड़ा रासायनिक पदार्थ, पहले समझ लीजिए। ठीक है, एक बड़ा रासायनिक पदार्थ दो या दो से अधिक छोटे पदार्थों में टूट जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन में क्या होता है, टूटना, क्या होता है, टूटना। अब पूछेगा संयोजन अभिक्रिया, तो संयोजन अभिक्रिया मतलब जुड़ना, संयोजन में जुड़ना, और वियोजन में टूटना। तो वियोजन अभिक्रिया क्या लिखेगा, वियोजन अभिक्रिया का अर्थ है कि जब एक बड़ा रासायनिक पदार्थ दो या दो से अधिक छोटे पदार्थों में टूट जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है ना, इसका उदाहरण दे देंगे एग्जांपल में, जैसे CaCO3। ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, Ca से कैल्शियम और CO3 से कार्बोनेट, जब इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है, इसको जब उष्मा देंगे, उष्मा पर तोड़ा जाता है इसको, तो क्या चीज में बदलता है, CaO प्लस CO2, या ना CaO, यहाँ CO3 था ना, एक आ गया, वो आना गया यहाँ पर, CaO हो गया प्लस CO2, तो इसका हो गया, क्या इसका नाम होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका क्या नाम है, CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट। अगर परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आएगा, संयोजन, वियोजन, प्रतिस्थापन, द्विविस्थापन, तो उदाहरण देना ही पड़ेगा, उदाहरण नहीं देगा तो नंबर नहीं देगा। ठीक ना, इसलिए उदाहरण देना ही पड़ेगा। तो CaCO3 एक बड़ा पदार्थ है, इसको जब उष्मा पर इसको गर्म किया गया तो दो पदार्थ में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। समझ गया ना, कोई दिक्कत इसमें। इसका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए इसका, ये प्रश्न ना बहुत वीवीआई है, पूछ सकता है परीक्षा में। ये जो प्रश्न द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो इसमें क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया इसमें होता है दो अलग अलग, मतलब दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं का समूह का जब आपस में आदान प्रदान होता है। किस प्रकार लिखेंगे इसका आंसर, कि जब दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं का समूह का जब आपस में आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब आंसर हम इसका लिख देंगे तो उदाहरण लिखना, इसका एग्जाम्पल देना, इसका जोड़िए। जब एग्जाम्पल दे देंगे ना सही से, तुम प्रश्न अपने समझ जाएगा। ठीक है, कह रहा है इसमें जब दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं का समूह का आपस में आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको आराम से नोट्स भी ना कर सकते हैं ना, जिस प्रकार आंसर इसका इस प्रकार बोलने के आंसर आराम से नोट्स भी हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण इसका दे देंगे, जैसे जब एग्जाम्पल देंगे इसका, तो BaCl2 प्लस Na2SO4, यही ना कह रहा है इसमें, यहाँ ठीक है। इसको जब हम ये देखो दो अलग अलग है, यहाँ देखिए, दो अलग BaCl2 प्लस Na2SO4 है ना,
अलग अलग है। इसका ना परमाणु आपस में आदान प्रदान कैसे होगा? देखो BaCl2 इसका नाम क्या होगा? बेरियम क्लोराइड, इसका हुआ सोडियम सल्फेट, यही ना हुआ। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का जब आपस में कैसे आदान प्रदान होगा? Ba ले लेगा SO4 के और Na ले लेगा किसको? Cl को, समझ? BaSO4 प्लस Na किसको ले लेगा? सोडियम, Na से सोडियम हुआ, Cl से क्लोरीन हुआ, ठीक है। तो Na किसको ले लेगा? Cl के, तो क्या हो जाएगा? NaCl, ठीक है। यहाँ कितना से गुना कर देंगे? 2 से, 2 से ना गुना है, ठीक है। तो क्या हो गया? BaCl2 प्लस Na2SO4, तो Ba ले लिया SO4 के सल्फेट के, बेरियम सल्फेट बन गया, और ये क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड, और नाम भी लिखना होता है, ठीक है। इसका हो जाएगा बेरियम, इसका नाम क्या था? बेरियम क्लोराइड, इसका नाम क्या था? सोडियम सल्फेट, क्या नाम था? सोडियम सल्फेट। जब आदान प्रदान किया आपस में तो क्या बन गया? ये बेरियम सल्फेट, और ये क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। कोई दिक्कत इसमें? आपस में होना गया आदान प्रदान, हो गया। तो ये नाम देना बहुत जरूरी रहता है, तब ये नंबर देगा 2 में, नहीं तो काट लेगा नंबर, ठीक है। हाँ, इसका अगला प्रश्न कह रहा है, ये भी बीबीआई पर, हालांकि पिछले साल पूछे हुआ, 2024 में पूछे हुआ है, ठीक है, लेकिन पूछ सकता है कहीं प्रश्न, ठीक है। कह रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है। इसको ऐसे ही कुछ प्रश्न पूछ सकता है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो पहले रासायनिक क्या करा इसमें? संतुलित समीकरण क्या है? तो संतुलित मतलब क्या होता है कि बराबर, बराबर ना होता है, ठीक है, बस एक समान। तो कह रहा है इसमें संतुलित समीकरण क्या है? तो जिस समीकरण में, ठीक है, उत्पादों और अभिक्रिया मतलब कि बाईं और दाईं और परमाणुओं की संख्या समान रहेगा और रहती है, उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ना करा इसमें अभिकारकों तथा उत्पादों की परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान हो, बाईं और भी और दाईं और भी। इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है कि द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार न तो द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है नहीं विनाश होता है, सिर्फ इसको एक रूप से दूसरे रूप में हम इसको क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। इसको खत्म नहीं कर सकते, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हम इसको कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? समझ गया ना कि अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे कहते हैं रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण। इसका उदाहरण, जब इसका हम प्रश्न लिख देंगे तो उदाहरण भी देंगे, तब ये तुमको नंबर देगा, ठीक है। उदाहरण इसका दे सकता है NaCl प्लस AgNO3। इसका क्या हुआ? NaCl सोडियम क्लोराइड होगा ना, Na से सोडियम, Cl से क्लोराइड, और Ag से सिल्वर, NO3 से नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, जब मतलब देखो दोनों तरफ कैसे होगा? तो Na है ना, क्या करेंगे इसको? AgCl, Ag ले लेगा किसको? Cl को, AgCl प्लस NaNO3, हो गया ना। जैसे नहीं बतलाया था कि विस्थापन अभिक्रिया में, तो Ag ले लिया Cl को, तो हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। क्या नाम इसका हो जाएगा? देखो एक रूप से दूसरा रूप बदलना गया, खत्म नहीं ना हुआ, समाप्त नहीं ना हुआ, सिर्फ नाम चेंज हो गया, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड, ये क्या बन गया? सोडियम NO3 से क्या बन गया? नाइट्रेट, यही ना हुआ। NaCl मतलब क्या हो जाएगा? सोडियम, इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट। कोई दिक्कत इसमें? केमिस्ट्री में अगर प्रश्न पूछ रहा है इस प्रकार का, उसमें उदाहरण देना एकदम जरूरी है, ठीक है, नेसेसरी है। तो हो गया कि दोनों तरफ अभिकारकों तथा उत्पादों की परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। इसका अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या सेट किए हैं? मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु बनाने के 2 फायदा लिखना, मिश्र धातु में बताना है। तो मिश्र धातु का क्या अर्थ होता है कि जब कोई धातु किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता, उसे क्या कहते हैं? मिश्र धातु। समझ गया ना कि जब कोई धातु अन्य धातु या धातु से भी या धातु से, दोनों से मिलकर, दोनों में से एक से मिलकर जब नया पदार्थ बनाता, उसे क्या कहते हैं? मिश्र
धातु। फिर कह रहा है इसका मिश्र धातु बनाने के दो फायदा। तो मिश्र धातु में क्या हो जाएगा, अति कांसा आ जाएगा, पीतल आ जाएगा, रोज मेटल आ जाएगा, ये ना होता है, ये सब हो जाएगा। इसके बनाने का फायदा क्या होता है, जब मिश्र धातु हम बनाएंगे तो संक्षारण विरोधी होता है, मतलब उस पर जंग जल्दी नहीं लगता है। और जैसे मिश्र धातु बनाएंगे तो पीतल के, कांसा, ये सब के उपयोगिता बढ़ना जाता है, इसका उपयोगिता बढ़ जाता है। समझ गया, तो दो फायदा हो गया, संक्षारण विरोधी और उपयोगिता। पहला में संक्षारण विरोधी और दूसरा में इसका उपयोगिता बढ़ जाता है। समझ गया ना। उदाहरण में तुम जैसे में रोज मेटल हो गया, पीतल हो गया, कांसा हो गया, ये सब हो गया तुमको मिश्र धातु। समझ गया ना, कि जब कोई धातु किसी अन्य धातु या धातु के साथ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है उसे क्या कहते हैं, मिश्र धातु। ठीक है, इसका अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, बहुत वीवीआई प्रश्न है। यह प्रश्न ना 17 में पूछा था, 17A, मतलब 17 में पूछा, उसके बाद नहीं प्रश्न पूछा। ठीक है, 8 साल हो गया पूछे हुआ। ये प्रश्न क्या करा, हाइड्रोकार्बन क्या उदाहरण देकर समझाए। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु हो। समझ गया, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। समझ गया ना, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन, जैसे क्या हो जाएगा, मीथेन। जैसे देखो CH4, तो देखो इसमें सिर्फ कार्बन है, कार्बन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का 4। समझ गया ना, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु हो उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। जैसे मीथेन, तो लिखना फिर ऐसे लिख सकता है, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन के एक परमाणु है, सॉरी हाइड्रोजन के 4 परमाणु है और कार्बन के एक परमाणु है ना। इसका एक परमाणु हुआ, एक छुपा रहता है और इसका 4। इसको संरचना सूत्र भी लिख सकता है, C और चारों तरफ H दे दो, कार्बन हो गया बीच में C और चारों तरफ से H दे दो, H और H। कोई दिक्कत इसमें। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ गया ना, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के ही परमाणु है, कोई दिक्कत इसमें। इसका अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, क्षारकों के सामान्य गुण को लिखिए। पहले ना क्षारक और अम्ल, अम्ल का गुण क्या होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, यही ना होता है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। उसी प्रकार क्षार का लिखना है, कि क्षार का सामान्य गुण को, क्षार के सामान्य गुण को लिखना है। क्षार को हम भस्म भी कहते हैं। ठीक है, तो क्षार का गुण क्या होता है, क्षार का पहला लिखना, क्षार का स्वाद कड़वा होता है, पहला इसका हुआ। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, दूसरा। फिर लिख सकता है क्षार ना क्षार का जो होता है घोल साबुन के घोल की तरह चिकना होता है। क्षार किसके तरह चिकना होता है, साबुन के घोल की तरह। फिर उसका लिख सकता है यह त्वचा को क्षति पहुंचाता है, क्षार जो होता है ना वो त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। फिर लिख सकता है क्षार जो होता है हल्दी के जो पीला रंग होता है ना तो उसको ना भूरा कर सकता है। हल्दी अगर पीला में हल्दी में रख देंगे तो उसका कैसा हो जाएगा रंग, तब भूरा। समझ गया ना, ये क्षार स्वाद में कड़वा होता है या लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। हाँ, एक और लिख सकता है क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। समझ गया ना, कि क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है ना। प्रश्न कि लवण किसे कहते हैं, तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके जब लवण और जल बनाता है उसे क्या कहते हैं, लवण। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकता है। समझ गया ना, 4-5 इसको बतला दिए इसका क्या गुण है, कि क्षार का स्वाद कड़वा होता है, या लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, या साबुन की घोल की तरह चिकना होता है। फिर लिख सकता है या त्वचा को क्षति पहुंचाता है। समझ गया ना, यह हल्दी के रंग को भूरा कर सकता है। कोई दिक्कत इसमें। तो क्या बतला रहे थे आप, फिजिक्स का कुछ प्रश्न बतला रहे। ठीक है, फिजिक्स का प्रश्न बतलाइए कुछ ना, वीवीआई तभी पूछा नहीं पूछा, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब का आंसर क्या होता है, इसको किस प्रकार आंसर लिखेगा, है ना। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, मतलब कोई बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, कोई भी हो सकता है स्रोत, सूरज हो या लाइट हो या कुछ हो, तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन अथवा अववर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। ठीक है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। समझ गया ना, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, कोई बिंदु हुआ, ठीक है, जैसे सूर्य हुआ, ठीक, तो इससे कोई प्रकाश चला, तो दर्पण से परावर्तन अथवा अववर्तन के बाद जिस बिंदु में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब कितना प्रकार के होता है, 2 प्रकार के, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। एक में क्या होता है, वास्तविक, क्या होता है वास्तविक, आदमी में क्या होता है काल्पनिक, क्या होता है काल्पनिक। ठीक है,
तो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, सेम आंसर लिखेगा। अगर इसको डिफिनेशन देना हमको, तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल जाती है, वास्तविक मींस रियलिटी, आई फिक्स, काल्पनिक मतलब फिक्शन, समझ गया ना। तो इसमें क्या होगा, मिल जाती है, और सेम लिखना डिफिनेशन इसका, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, समझ गया ना। प्रतिबिंब का परिभाषा में दोनों होगा, मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें लिखना मिलती है, इसमें लिखना मिलती हुई प्रतीत होती। क्यों कि वास्तविक मतलब रियलिटी मतलब मिल गया, काल्पनिक मतलब फिक्शन मतलब नहीं मिला, प्रतीत सिर्फ हुआ कि मिल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। इसका देखिए अगला प्रश्न, ठीक है। ये जो प्रश्न है बहुत वीवीआई है, ठीक है। हालांकि पूछले है 23 में पूछे हुआ है, फिर ही पूछ सकता है प्रश्न, ठीक है। प्रश्न में कह रहा है अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्यों, ठीक है। यानी अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो पहले समझ लिया। अपसारी मींस होता है फैलाना, क्या होता है, फैलाना, ठीक है। तो कह रहा है इसमें अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, इसलिए हम इसका चित्र भी पहले बतला दिए, ठीक है। इसका आंसर लिखना कि जब प्रकाश की समांतर किरणें, समान देखो ये जो किरण है ना, ये जो किरण है क्या है, समांतर किरण, क्या है, समांतर किरण। इसको पहले डिफिनेशन किस प्रकार लिखेंगे, हम चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं डिफिनेशन। जब प्रकाश की समांतर किरणें अवतल लेंस में पड़ती है, तो अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद ये किरणें आपस में फैल जाती है। तो हम डिफिनेशन, जब इसका हम चित्र बना देंगे तो डिफिनेशन हम खुद दे सकते हैं। इसलिए चित्र, इस अवतल लेंस हुआ, ये समांतर किरण हुआ, अवतल लेंस में पड़ा, और इससे अपवर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, तो ये किरणें फैलना गया। तो फिर क्या बतला है, अपसारी किरण क्या होता है, फैलना, क्या होता है, फैलना, समझ गया ना। इसका डिफिनेशन लिखेंगे, जब प्रकाश की समांतर किरणें अवतल लेंस पर पड़ती है, तो ये किरणें, ठीक है, पड़ने के बाद आपस में फैल जाती है, अर्थात अवतल लेंस जो समांतर किरणों को क्या कर देता है, अपसारित करता है, अर्थात फैला देता है। अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाए ना, ये भी देख लीजिए। प्रकाश का अपवर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश की जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो अपने पथ से क्या होता है, विचलित हो, यही ना होता है। तो प्रकाश की समांतर किरण है, अवतल लेंस में पड़ गया तो क्या फैल गया ना, तो फैलना क्या होता है, अपसारित कर दिया, कोई दिक्कत इसमें। और जब इस पर और ये प्रश्न पूछ देगा, ऐसे भी एक और क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, वो भी बतलाते, वो भी वीवीआई प्रश्न, ठीक ना, समझ गया। तो तुमको चित्र बनाना ही होगा, चित्र बनाएगा तभी तो 2 में 2 नंबर देगा, ना तो नंबर 1 भी नहीं देगा, कोई दिक्कत इसमें। चित्र बनाना, उसके बाद नीचे डिफिनेशन लिखेंगे, या ऊपर डिफिनेशन लिखेंगे, नीचे चित्र लिखेंगे। सबसे अच्छा ऊपर डिफिनेशन देना, नीचे चित्र बनाना, 2 में 2 नंबर देगा, ठीक है। इसमें इसका अगला प्रश्न देखिए, ठीक है। कह रहा है इसमें कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्यों उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों। इससे पहले बतलाया ना क्वेश्चन कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों होते, अपसारी है, इसमें क्या है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों। तो इस प्रकार का क्वेश्चन तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते थे, क्या होगा आंसर, उत्तल लेंस, समझ गया ना। तो इस प्रकार ये प्रश्न पूछेगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों, तो पहले समझिए अभिसारी लेंस होता क्या, अभिसारी लेंस होता है एक जगह मिलाना, अपसारी में बतला था ना फैलाना, तो अभिसारी में एक जगह मिलाना। तो चित्र के माध्यम से भी समझ सकता है कि प्रकाश की समांतर किरण है ना, प्रकाश की समांतर किरण जब उत्तल लेंस पर पड़ रहा है, तो देखो एक जगह क्या हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। तो जब हम चित्र हमको बनाने आएगा, तो हम डिफिनेशन भी इसको हम सोच समझ के दे सकते हैं। इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की समांतर किरणें अवतल लेंस पर पड़ती है, तो अपवर्तन के बाद जो प्रकाश की किरण होता है एक बिंदु पर मिल जाती है, समझ गया ना। कि ऐसे लिखना कि जब प्रकाश की समांतर किरणें उत्तल लेंस पर पड़ती है, तो ये किरणें अपवर्तन के बाद एक जगह पर जाकर मिल जाती है, अर्थात उत्तल लेंस प्रकाश की समांतर किरणों को अभिसारित करता है। इसी गुण के कारण इसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, समझ गया ना। देखो ये लिख देना, प्रकाश की समांतर किरण, प्रकाश की क्या लिख लेगा, समांतर किरण, समझ गया ना। ये वो प्रकाश की समांतर किरण हो गया, ठीक है। उत्तल लेंस में पड़ा एक जगह क्या हुआ, मिल गया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन वीवीआई है, पूछ सकता है। इसका डिफिनेशन समझ में गया, जब प्रकाश की समांतर किरणें उत्तल लेंस में पड़ती है, तो यह प्रकाश की किरण एक जगह पर जाकर क्या होता है, मिल जाती है, इसी को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, यानी उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसका अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका उपचार क्या है। यानी निकट दृष्टि दोष होता है ना, दृष्टि दोष कितना प्रकार के होता है,
तो एक होता है दूर दीर्घ दृष्टि दोष, निकट, और होता है अबिंदुकता, एगो जरा भी होता है, लेकिन तीन को मेन होता है, निकट, दीर्घ और अबिंदुकता, यही ना होता है। तब इसमें ना बच्चा से कंफ्यूज होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या सोचता है बच्चा सा कि वो सोचता है कभी निकट की दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन उल्टा होता है। इसमें उल्टा क्या होता है कि जो दोष रहता है ना वही दिखाई पड़ता है। इसमें क्या कर रहा है, इसमें निकट दृष्टि दोष क्या है, तो इसको कैसे लिखेंगे सर? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को निकटे के वस्तु दिखाई पड़ता है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है और स्पष्ट दिखाई पड़ता है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर इसका उपचार क्या है, तो इसका उपचार क्या होता है कि ऐसे रोग वाले व्यक्ति को अवतल लेंस वाले चश्मे का उपयोग किया, जो अवतल लेंस से जो चश्मा बनता है ना उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसका उपचार में समझ गया ना। दीर्घ पूछेगा तो वो भी समझ लो, दीर्घ में क्या होता है कि मतलब दूर। तो क्या बतला रहे थे कि निकट बतला दिया, निकट दृष्टि दोष बतलाना दिया। दीर्घ में क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को, ठीक है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है, लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता। समझ गया ना, मतलब निकट दृष्टि दोष में निकटे की वस्तु दिखाई पड़ता है, दूर में दूरे के। समझ गया ना ये? दूर दृष्टि दोष को दूर करने में कौन लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। क्या चीज का? उत्तल लेंस का। कोई दिक्कत इसमें? इसका अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबकीय चुंबक जो ना होता है चुंबक, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का क्या अर्थ है? सिंपल है, इसका डिफिनेशन लिखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का अर्थ है कि चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसका आकर्षण और विकर्षण दिखाई पड़ता है। आकर्षण में होता है आकर्षित करना, उसको खींचना, और विकर्षण में होता है उसको अलग करना, होता ना। समान ध्रुव मिलाएगा उत्तरी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तो वो हटेगा। चुंबक को देखना, दो चुंबक लेना और समान अति करेगा तो नहीं सटेगा, साइड होगा। ठीक है, इसलिए धन आवेश और ऋण आवेश दोनों को अलग अलग रहेगा तब ये, ठीक है, वो चपकेगा, मतलब आकर्षित करेगा। और समान करेगा तो, समझ गया, समान होगा तो हटेगा, और असमान रहेगा, अलग अलग ध्रुव रहेगा तो क्या होगा? चिपकेगा। समझ गया कि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसका आकर्षण और विकर्षण दिखाई पड़ता है उसे क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, कितना बतला दिए? लगभग केमिस्ट्री में 6, हालांकि ज्यादा ही बतलाए थे, एक दो प्रश्न एक्स्ट्रा बतला दिए थे, फिर इसमें भी कुछ प्रश्न बतलाए हैं। ठीक है, 6-7 प्रश्न इसमें भी हो गया। ऐसा तो 5 बतलाए, लेकिन 6-7 इसमें बतला दिए। ठीक है, तो पूरा मिला के हो गया 12-13 प्रश्न हो गया, 12-13-14 करीब में। ठीक है, इसका बायोलॉजी बच गया, इसका बायोलॉजी बच गया ना, फिजिक्स बतला दिए, केमिस्ट्री वीवीआई बतला दिए, इसका बायोलॉजी बच गया। तो अगला पार्ट जब बनाएंगे हम फिर बायोलॉजी का, तो फिर उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बनाएंगे। ठीक है, उसमें 18 या 20 प्रश्न बतला देंगे। ठीक है, अगला पार्ट में बायोलॉजी करा देंगे, तब तक इतना रहने दो, इतना कर लो, फिर इसका दूसरा पार्ट में बनाएंगे। ठीक है।